डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण हमने पढ़ा था कि प्राणियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको याद रहना चाहिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने एवं शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। यानी कि कौन कौन सी विधियाँ इसमें सम्मिलित हैं? एक वो विधि जिसमें प्राणी किसी पोषक तत्वों को अपने शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए खाद्य को अपने शरीर में अंतःग्रहण कर रहा है और शरीर में इनका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो ये जो विधि है वो प्राणियों में पोषण में सम्मिलित होती है। आपने पढ़ा था कि हमारे पोषक तत्व मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी हमने पढ़े थे ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ होता है और वो जटिल पदार्थ जो होता है उसे सरल पदार्थ में बदला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगर आपसे कोई पाचन की परिभाषा पूछे तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताई थी, क्या बताई थी कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना ही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और यह प्रक्रम या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं, मरमर पक्षी है, ये पौधों से मकरंद को चूसती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये शिशु जो होती हैं वो माँ का दूध पीते हैं। बड़े होने पर जब उनके दांत आ जाते हैं तब वो स्वयं अपना भोजन खाते हैं। अजगर जैसे सर्प जो वंश के प्राणी होते हैं वो किसी शिकार को पूरा की पूरा ही निकल जाते हैं, उन्हें वो चबाते नहीं हैं। इसी प्रकार से जो बहुत से जलीय प्राणी ऐसे होते हैं जो कि जल में तैर रहे खाद्य कणों को छान करके उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो स्टारफिश होती है वो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करती है। फिर इसके बाद हमने मानव में पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था कि मानव में जो पाचन तंत्र होता है वो मुख गुहिका से शुरू होकर के गुदा तक जाता है। ये काफ़ी लंबा मार्ग होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो सबसे लंबी जो तंत्र जो जिसको तंत्र मानते हैं वो कौन सा तंत्र होता है? पाचन तंत्र होता है। इसमें 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये इसमें पाई जाने वाली 3 ग्रंथियाँ होती हैं। किसमें? पाचन तंत्र में, जो कि पाचक रस को स्रावित करती हैं। ये क्या कार्य करती हैं? पाचक रस का कार्य भी आपको पता होना चाहिए। पाचक रस जो होते हैं वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। यदि आपसे कोई कहे कि हमारे शरीर में पाचक रस का श्रावण कौन करता है तो आपको लिखना है लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यदि फिर आपसे कोई पूछे कि पाचक रस के कार्य क्या होते हैं तो आपको लिखना है कि पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आ गई बात समझ में? हमने आपसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम इसकी सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम मुख एवं मुखगुहिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। तो आपसे कोई अंतःग्रहण की परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखनी है? आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। चलिए हम नेक्स्ट उस पर पहुँचते हैं। आप देखिए, आपने डायग्राम देखा, आप इस डायग्राम को स्टडी कीजिए पहले। इसमें जो आपको क्षुद्रांत दिखाई दे रही है इसकी लंबाई जानना चाहता है, बूझो। ठीक है, कि इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो इसकी लंबाई आपकी बुक में भी दे रखी है, आप इसे चाहे अभी नोट कर लीजिए। इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, अब हम मुख गुहिका को जब खोलेंगे, आप अपने माउथ को खोल के देखिए, आपको इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। आपको उसमें दिखाई देंगे टीथ यानी कि दांत, आपको उसमें जीभ दिखाई देगी और कुछ आपको उसमें लार दिखाई देगी, जो कि लार ग्रंथियों से स्रावित होती हैं। तो लार ग्रंथि, जीभ और दांत ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। दांतों की सहायता से भोजन को हम क्या कहते हैं? चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि के द्वारा से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं वो कैसी क्रिया करते हैं? यांत्रिक क्रिया करते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का या तोड़ने का या पीसने का कार्य करती हैं। जो प्रत्येक दांत होता है वो मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा हुआ रहता है। और आप इन सॉकेट को कब देख सकते हैं? जब आप छोटे थे तब आपके दूध के दांत गिरे होंगे
तब आपने देखा होगा कि जब आपके दांत निकले होंगे तो वो किसी गर्त का यानी कि सॉकेट में धंसे हुए होंगे, तो आप उन्हें उस समय स्टडी कर सकती हैं। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आगे के जो हमारे दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े वैसे सीधे लंबे होते हैं। फिर उसके बाद जाने पर इसमें दाढ़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि मोटी मोटी दाढ़ बन जाती हैं आगे चल के। अब हम चलिए इनके हम कार्य के बारे में पढ़ते हैं और उनके नाम के बारे में पढ़ते हैं। आपकी बुक में क्रियाकलाप दिया गया है 2.2। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से धोना है, क्योंकि आप बिना धोए अपने हाथों को अपने दांतों से ना छुएं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ जो है उनमें कीटाणु वायरस वगैरह हो सकते हैं, इसलिए आप उन्हें बिना हाथ धोए अपने दांतों को ना छुएं। आप शीशे में यानी कि दर्पण में अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से अपने दांतों को छू करके महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब तथा रोटी को टुकड़ा लीजिए और उसे काटिए। आपने देखा होगा कि रोटी को आप आगे के जो आपके दांत होते हैं 2 4, उनसे आप इनको काटते हैं। सेब को आप बगल वाले दांत से खाते हैं, ठीक है। क्या आप उन्हें काटने एवं दंशन के लिए हमारे आपने देखा होगा कि रोटी को काटने के लिए हम आगे के 4 दांतों का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कृतंक दांत कहते हैं। और जो दंशन के लिए काम में आते हैं या चीरने फाड़ने के काम में आते हैं उन्हें हम रदनक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं वो चबाने के काम में आते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, तो चीरने और फाड़ने के काम में कौन से दांत आते हैं, रदनक। और किसी को काटने के लिए, जैसे कि आप रोटी को काट के खाते हैं तो उनके लिए कृंतक। उन दांतों को आप पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम में आती हैं। अपने परीक्षणों को 2.2 सारणी में लिखिए, इनमें आपको लिखना है कृंतक एवं दंशन वाले दांत क्या करते हैं, निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा। तो कृंतक और दंशन वाले कार्य होती हैं तो ये किसका कार्य करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, दंशन दांत होते हैं। आप इन दांतों की व्यवस्था को इस डायग्राम में स्टडी कर सकते हैं। देखिए इसमें 4 जो दांत हैं वो कृंतक होते हैं, ये काटने के काम में आते हैं। जो रदनक वाले दांत होते हैं वो किस काम में आते हैं, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। इसके अलावा जो अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं वो चबाने के काम में आती हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो कि लाला रस यानी कि लार का श्रावण करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका पता लगाते हैं। आप इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगते थे। आप हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाती हैं। हाँ, जो मनुष्य होती हैं उनमें क्या होता है कि उनके जो दांत होते हैं उनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक तो दूध के दांत होते हैं जो कि बचपन में ही टूट जाते हैं और उसके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से जीव होते हैं जिनमें किसी किसी के दांत जो होते हैं वो टूटने के बाद भी वृद्धि करते हैं। जैसे कि हाथी का दांत, यदि हाथी का दांत टूट जाए तो टूटने के बाद अगर वो कभी भी टूटे तो वो वृद्धि करने लगता है। और हम लाल ग्रंथि के टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें 2 परख नलियाँ लेनी है। आपको इसमें एक परख नली पर आपको ए डालना है, दूसरी पर आपको बी डालना है। परख नली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालने हैं और 1 चम्मच उबले हुए चावल मुंह में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाना है और उन्हें दूसरी परख नली बी में डाल देना है। तो क्या करना है, आपको एक में उबले हुए चावल लेके आपको टेस्ट ट्यूब ए में डालना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपने उबले हुए चावल लिए थे उनको आपको मुंह में चबाना है और उन्हें चबा के आप टेस्ट ट्यूब बी में डाल देंगे। अब दोनों में ही आप 3 से 4 ml जल डालेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, आप आयोडीन सॉल्यूशन की या आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालेंगे और उनका परीक्षण करेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि जो हमने चावल अपने मुंह में नहीं चबाया था, जो उबला हुआ था, उसमें जब हम आयोडीन विलयन डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला या फिर काला हो जाता है। इसके अलावा जो हमने चावल चबाए थे तो वो उसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो शर्करा होती है या हम कहें कि जो मंड होता है, चावल जो मंड होता है, आयोडीन उसे क्या करता है, लाल रस जो होता है मंड को शर्करा में बदल देता है। तो हमने उसमें चावल जो उबले हुए चावल होते हैं उसमें क्या उपस्थित होता है, मंड उपस्थित होता है। तो अगर हमने अपने मुंह में चबाया तो लार क्या कार्य करती है, लार जो होती है वो मंड का पाचन करती है, यानी कि स्टार्च का पाचन करती है और उसे किस में चेंज कर देती है,
शर्करा में चेंज कर देती है। तो आपको इसका कार्य समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कोई लाला रस यानी कि लार का कार्य पूछे तो क्या क्या लिखना है, आपको यही लिखना है कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को या फिर मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देती है। जैसा कि इस टेस्ट में क्रियाकलाप में आपको देखने को मिला, जो उबले हुए चावल थे उनमें क्या उपस्थित था, मंड उपस्थित था। उन्हें हमने चबाया नहीं था, लेकिन जब हमने आयोडीन डाला तो उसका कलर परिवर्तित हो गया क्योंकि उसमें मंड था। लेकिन जो चावल हमने चबाया था वो मंड, जो उसमें स्टार्च था, वो गायब हो गया था। क्यों? क्योंकि हमारी जो लार थी, जो लाला रस था, उसने उसका पाचन कर लिया और वो किस में चेंज हो गई, शुगर में चेंज हो गई, इसलिए उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अब हम पढ़ते हैं जीव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीव के बारे में। जीभ जो होती है वो एक मांसल पेशी होती है जो कि पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई होती है? अधर तल से। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। आप इसी के माध्यम से बोलना, जो आप बोलते हैं वो जीभ उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी जीभ को हाथ धो करके पकड़ के बोलने की कोशिश कीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जब हम भोजन करते हैं तो जीभ का कार्य करती है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है क्योंकि जीभ पर क्या उपस्थित होती हैं? स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। आप क्रियाकलाप 2.4 के द्वारा स्वाद कनिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो आपको अब हमें क्या करना है? हमें क्रियाकलाप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें क्या करना है? हमने निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन बनाने हैं। हमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें चीनी घोलनी है। हमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें नमक घोल के नमक का विलयन तैयार करना है। इसी प्रकार से हमें एक नींबू का रस लेना है, एक नीम की पत्ती लेनी है और एक करेले का रस लेना है। अब हमें क्या करना है कि आपके किसी के फ्रेंड की आँख पर हम पट्टी बांध देंगे और उससे कहेंगे कि अपनी जीभ को बाहर निकालो। फिर हम उसकी जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर किसी एक विलयन के नमूने की 1 या 2 बूंद डालेंगे। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करेंगे। जिस सीख से हम दांत को कुरेदते हैं ना, आती है ना टूथपिक, उसका यूज़ करेंगे हम। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ भी दोहराएंगे। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग करेंगे। अब अपने मित्र से पूछेंगे कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव हो रहा है और अपने प्रेक्षणों को हम सारणी 2.6 में दिखाएंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखेंगे जिसका अनुभव उसके द्वारा होता है। अब हम इस क्रियाकलाप को करते हैं। तो आप देखिए, आपको अपनी बुक में लिखना है ये। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जीभ के स्वाद के विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं उनके द्वारा हमें कौन कौन से स्वाद का पता चलता है। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा। मैं आपको केवल टिक लगा के दे रही हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है इससे हमें मीठे का स्वाद दिखाई देता है। जैसे कि इस वाले पार्ट पर अगर हम चीनी का विलयन रखेंगे तो हमें मीठा इस वाले क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस वाले क्षेत्र से हम मीठे का स्वाद अनुभव कर सकते हैं। इससे हम नमकीन का स्वाद अनुभव कर सकते हैं। किसका? नमकीन का। ठीक है। इस वाले से आप खट्टे का अनुभव कर सकते हैं, इस वाले से, और इस वाले से आप खट्टे का स्वाद अनुभव कर सकते हैं और इससे भी आप नमक का स्वाद अनुभव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अपनी कॉपी में ये नोट करना है। और ये वाला जो क्षेत्र होता है इससे हमें किसकी अनुभूति होती है? कड़वे की अनुभूति होती है। तो आपको समझ में आ गया, ये वाला क्षेत्र मीठे का होता है, ये वाला नमकीन का होता है या नमक का होता है, ये जो होता है हमारा खट्टे का होता है, यानी कि नींबू का रस अगर हम रखेंगे तो हमें इस क्षेत्र से प्राप्त होगा। जबकि कड़वे या फिर करेले का रस या नीम की पत्ती अगर हम रखेंगे तो हमें इस क्षेत्र से प्राप्त होगी। आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप को आपको करना है। इसके अलावा अब हम भोजन नली या फिर ग्रसिका के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप तब तक इसको यहीं पे स्टडी कीजिए। आपको अपनी कॉपी में जीव के स्वाद के विभिन्न क्षेत्र का डायग्राम बनाना है और उसके नाम भी लिखने हैं। मैंने आपको नाम बता दिए हैं, आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।